हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड अकेडमी। फ्लिप्ड अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में जो पहला चैप्टर था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके जितने भी टॉपिक थे वो सभी हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए काफ़ी डिटेल में सारे कुछ पढ़ लिए हमने। और आज से हम पढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की ओर। तो दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने बंगाल को और दूसरी जो भारत के राज्य थे उन पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बंगाल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। तो उस समय जो बंगाल था, जैसे कि आज का बंगाल है ऐसे नहीं था। उस समय बंगाल के अंदर और भी बहुत सारे राज्य आते थे, जैसे कि आज का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, बिहार। तो ये सब जगह थी जो उस समय के बंगाल में आती थी। तो बंगाल का हम शुरू करते हैं 1717 से, क्योंकि 1717 के बाद से बंगाल जो है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। उससे पहले क्या होता था कि बंगाल जो था उसमें जितने भी शासक बनते थे, जितने भी नवाब बनते थे, उनको जो मुगल बादशाह था वो नियुक्त करता था। पर उसके बाद जो पहला 1717 में शासक बनता है वो बनता है मुर्शीद कुली खां। तो एक बार हम सभी जो बंगाल के शासक हैं उनका क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मुर्शीद कुली खां। दूसरा आएगा शुजाउद्दीन। तीसरा आएगा सरफराज। चौथा आ जाएगा अलीवर्दी खां। पांचवा आ जाएगा सिराजुद्दौला। छठा आ जाएगा मीर जाफर। सातवां आ जाएगा मीर कासिम। और आठवां आ जाएगा फिर से मीर जाफर। तो इस तरह से जो बंगाल के नवाब होते हैं उनका क्रम होता है। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, फिर शुजाउद्दीन, फिर सरफराज, फिर अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और दोबारा से मीर जाफर। तो ये मुर्शीद कुली खां जो होता है ये सबसे पहला प्रथम स्वतंत्र नवाब होता है। इससे पहले जो नवाब बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे बंगाल जो मुगल बादशाह होता था उसके द्वारा। तो मुर्शीद कुली खां को 1717 में नवाब बनाया गया। 1717 में नवाब बना गया, और ये बनाया था जो 1717 में मुगल बादशाह बना था फर्रुखशियर। अगर आपको याद हो तो फर्रुखशियर के बारे में हमने एक बात और पढ़ी थी पिछली क्लास में, कि फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया था जो कि दस्तक था। तो दस्तक जिसको कि मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कंपनी के लिए, तो वो इसने दिया था फर्रुखशियर ने एक दस्तक, और दूसरा मुर्शीद कुली खां को इसने बादशाह ये नवाब बनाया था बंगाल का। तो ये बातें हमने देखी थी। अब दस्तक क्या होता है? दस्तक एक परमिशन होती है कर मुक्त व्यापार करने की, ये हम देख चुके हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक मिल जाती है। तो सारा जो भी एक हम इसमें पढ़ेंगे कि 1757 में जो एक प्लासी का युद्ध होता है उसके बाद से ही बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो जाता है, अंग्रेजों का दबदबा बनना शुरू हो जाता है। तो उसकी जो भूमिका होती है वो पहले से ही बननी शुरू हो जाती है जब से दस्तक दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, क्या रीजंस होते हैं जो प्लासी का युद्ध होता है। तो सबसे पहले चीज़ जो दस्तक होती है उसका दुरुपयोग किया जाता है। अब दुरुपयोग कैसे किया जाता है? तो इसमें
दो तरह से दुरुपयोग होता है। तो पहला तो क्या होता है कि जो कंपनी होती है, कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, कंपनी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, वो इस दस्तक को अपने निजी व्यापार में यूज़ करते हैं। क्योंकि दस्तक क्या था, करमुक्त व्यापार की छूट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो उसमें जो अगर कोई अधिकारी, कोई जो और दूसरे जो इसमें ऑफिसर होते हैं, अगर वो अपने निजी व्यापार के लिए इसको यूज़ करते हैं तो वो दुरुपयोग हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया अधिकारियों द्वारा निजी प्रयोग, तो ये हो रहा है। दूसरा क्या होता था, दूसरा इस दस्तक के अधिकार को वो दूसरे जो व्यापारी होते थे उनको भी बेचा जाता था। जैसे कि जो कंपनी से अलग जो ब्रिटिश या जो दूसरे यूरोपीय व्यापारी आ रहे हैं भारत में व्यापार करने के लिए, उनको दस्तक दिया जा रहा है और उसके बदले उनसे कुछ पैसा लिया जाता था। या फिर जो दूसरे भारतीय व्यापारी हैं, उनको अगर व्यापार करना है तो उनको भी कर से बचने के लिए वो जो मुर्शीद कुली खां था उसके पास नहीं जाते थे, वो अंग्रेजों के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें दस्तक दे देती थी और उसके बदले में कुछ पैसे लेती थी। तो ये दूसरा दुरुपयोग था कि अन्य व्यापारियों को प्रयोग के लिए देना। तो इस तरह से दस्तक का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। 1717 के बाद जो अधिकारी होते हैं वो अपने निजी प्रयोग के लिए यूज़ करते हैं और जो अन्य व्यापारी होते हैं उनको भी दस्तक का प्रयोग करने दिया जाता है, उसके बदले में कुछ धन लिया जाता है। तो ये दस्तक के दुरुपयोग के बारे में ऐसा नहीं है कि इन नवाबों को पता नहीं था, जो बंगाल के नवाब थे इनको भी पता था, पर ये फिर भी उसका विरोध नहीं करते थे दस्तक के दुरुपयोग का। इनको लगता था कि इससे हमारा बंगाल का व्यापार बढ़ रहा है और अगर ब्रिटिश कंपनी के साथ हमारा कुछ मतभेद होते हैं तो उसमें जो बादशाह है, मुगल बादशाह, वो भी हमारी उतनी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने बंगाल को एक अलग स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया था। तो ये कारण होते हैं जिससे कि मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन सरफराज और अलीवर्दी खां, ये चार बादशाह होते हैं, चार नवाब होते हैं जो कि इस दस्तक के दुरुपयोग का कोई भी विरोध नहीं करते हैं। ये विरोध नहीं करते। अब जो विरोध करते हैं वो विरोध शुरू होता है सिराजुद्दौला से। तो सिराजुद्दौला का जो काल होता है वो इन्हीं कारणों से जाना जाता है। तो पहला तो ये जाना जाता है प्लासी के युद्ध से, इसी के काल में प्लासी का युद्ध होता है। दूसरा षड्यंत्र काल से, क्योंकि इसके काल में सबसे ज़्यादा षड्यंत्र किए जाते हैं। दस्तक का विरोध भी इसी के काल में किया जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके काल में। एक और घटना के लिए जाना जाता है सिराजुद्दौला का काल, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी या फिर जिसको काल कोठरी की त्रासदी भी कहते हैं, काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी सिराजुद्दौला का काल जाना जाता है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। अब सिराजुद्दौला यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब अलीवर्दी खां तो इसके विरोध करने के बारे में कहता भी है कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज एक मधुमक्खियों की तरह हैं, जिनको अगर ना छेड़ा जाए, सहलाया जाए तो वो हमें शहद देती हैं, और अगर इनको छेड़ेंगे तो वो हमें काट लेंगी। तो ये अलीवर्दी खां का कथन था। अब इसके बाद हम देखते हैं सिराजुद्दौला से कि सिराजुद्दौला के साथ क्या क्या होता है जब ये बनता है बंगाल का नवाब। तो अब 1756 में क्या होता है, जो सिराजुद्दौला से पहले बंगाल का नवाब होता है वो होता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां ने कहा होता है कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह हैं, अगर इनको सहला जाएगा तो ये शहद देंगी, और अगर इनको छेड़ोगे तो ये काट लेंगी, डंक मार देगी। तो ये होती है अलीवर्दी का कथन। अब अलीवर्दी खां की 1756 में हो जाती है मृत्यु, और इसकी मृत्यु के बाद जो अगला नवाब बनता है वो बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है।
और सिराजुद्दौला जो होता है वो अलीवर्दी खां का नाती होता है। तो अब सिराजुद्दौला के नवाब बनने पे इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जो इनके रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो इसके विरोधी जो होते हैं वो इनसे पद से हटाने का प्रयत्न करने लग जाते हैं। तो इसके विरोधियों में जो आते हैं उसमें आते हैं, पहला तो आता है शौकत जंग, दूसरा आता है घसीटी बेगम, तीसरा है मीर जाफर। तो ये तीनों लोग होते हैं जो इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं इसको हटाने के लिए, जिसका सिराजुद्दौला को पता चल जाता है। और इन विरोधियों और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध होता है 1756 में ही, जिसका नाम है मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध। तो मनिहारी का युद्ध होता है किसके बीच में? ये होता है सिराजुद्दौला और विरोधियों के बीच में। सिराजुद्दौला वर्सेस विरोधी, जो भी विरोधी मैंने बताए हैं ऊपर, इन विरोधियों के बीच में। अब इसमें क्या होता है, इस युद्ध का नतीजा ये निकलता है कि शौकत जंग जो होता है इसको पराजित कर दिया जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। जो घसीटी बेगम है इसको बंदी बना लिया जाता है, और जो मीर जाफर है इसको जो सेनापति के पद से हटा दिया जाता है। सेनापति पद से हटाया जाता है। शौकत जंग जो मैंने बताया था, शौकत जंग चचेरा भाई होता है सिराजुद्दौला का, घसीटी बेगम मौसी होती है और मीर जाफर जो होता है सेनापति होता है। तो इस तरह मनिहारी के युद्ध में इन तीनों को जो है सफाया कर दिया जाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि अलीवर्दी जो सिराजुद्दौला होता है, सिराजुद्दौला इसका विरोध करता है, जो दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है। तो अब उसका विरोध करने के बाद क्या होता है वो देखना है हमें। अब अंग्रेज क्या कर रहे होते हैं पहले वो देख लेते हैं, जिस वजह से विरोध होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहला काम क्या करती है, दस्तक का दुरुपयोग करती है। और दूसरा काम क्या करती है, फोर्ट विलियम की किलेबंदी करती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कर्नाटक का युद्ध जो होता है फ्रांस और ब्रिटिश अंग्रेजों के बीच में, तो फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में युद्ध चल रहा होता है। तो जिसकी वजह से जो कलकत्ता होता है वो ब्रिटिश की बस्ती होती है, और कलकत्ता में वो अपनी किलेबंदी करते हैं फोर्ट विलियम की। और जो चंद्रनगर होता है, चंद्रनगर में फ्रांसीसी होते हैं और फ्रांसीसी अपने किले की किलेबंदी कर रहे होते हैं। तो अब ये सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला आदेश देता है इस किलेबंदी को रुकवाने का। तो ये फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे हैं अंग्रेज फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी भी चंद्रनगर में अपने किले की किलेबंदी कर रहे हैं। ये चंद्रनगर की किलेबंदी कर रहे हैं। अब इसके बाद सरफराज आदेश देता है इन किलेबंदी को रुकवाने के लिए। तो सरफराज के आदेश के बाद जो चंद्रनगर के फ्रांसीसी किलेबंदी कर रहे होते हैं ये रोक देते हैं, जबकि जो फोर्ट विलियम की किलेबंदी हो रही होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ये किलेबंदी नहीं रोकते। अब ये नहीं रोकते तो उसके बाद जो सिराजुद्दौला उसको उस पर क्रोध आना, गुस्सा आना लाजमी है। तो वो उसमें क्या करता है, पहले तो वो दस्तक के दुरुपयोग की वजह से पहले ही वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसके मतभेद चल रहे थे। उसके बाद किलाबंदी करने के बाद वो क्या करता है, जब वो नहीं मानती ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है।
कलकत्ता पर, अब कलकत्ता किसकी बस्ती है? कलकत्ता जो फोर्ट विलियम होता है, कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम होता है और कलकत्ता अंग्रेजों की बस्ती है। अब कलकत्ता पर आक्रमण कर देगा, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देगा, कौन करेगा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया कलकत्ता पर, तो अब क्या होगा? अब कलकत्ता पर जो उस समय गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर, उसका नाम था रोजर ड्रेक। रोजर ड्रेक क्या कहते हैं? रोजर ड्रेक भाग जाता है बंगाल से, और भाग कर जाता कहाँ है? भाग कर जाता है ये फुल्टा द्वीप पर। फुल्टा द्वीप भाग जाता है। और क्या होता है? कलकत्ता का नाम बदल देता है सिराजुद्दौला और नया नाम रखता है इसका अलीनगर। नया नाम कलकत्ता का अलीनगर रख दिया जाता है। और कलकत्ता पर जो फोर्ट विलियम होता है उसका नया किला प्रभारी बना दिया जाता है। और किला प्रभारी कौन बनाया जाता है? वो बनाया जाता है मानिकचंद। मानिकचंद को नया किला प्रभारी बना दिया जाता है। तो ये काम करता है कौन? करता है सिराजुद्दौला। जब वो दस्तक का दुरुपयोग करती है ईस्ट इंडिया कंपनी और किलेबंदी होती है, किलेबंदी को रोकने का आदेश नहीं मानती है, तो उसके चलते सिराजुद्दौला कलकत्ता पर आक्रमण करके ये काम करता है। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद एक ब्रिटिश नागरिक होता है जिसका नाम है होलवेल। वो अपनी एक पुस्तक लिखी होती है उसने, जिस पुस्तक से पता चलता है कि एक घटना होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ये सच्ची है झूठी है हम इस बात पे नहीं जाएंगे, हमें जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है हम वो देखेंगे, वो बताएंगे। वो कहता है कि 20 जून 1756 को काल कोठरी त्रासदी होती है, काल कोठरी त्रासदी होती है, जिसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। वो कहता है कि इसमें क्या होता है? इसमें 146 ब्रिटिश नागरिकों को 146 ब्रिटिश नागरिकों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक छोटे कमरे में बंद कर दिया जाता है और इसमें 146 जो ब्रिटिश नागरिक होते हैं, इसमें आदमी, औरत, बच्चे सभी होते हैं। और इस कमरे को खोला जाता है 23 जून को। और 23 जून को जब इसे खोलते हैं तो इसमें सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है, केवल 23 नागरिक जो होते हैं वो इसमें जिंदा बचे होते हैं। तो 23 ब्रिटिश नागरिकों को छोड़कर सभी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। अब ये 23 नागरिक जो होते हैं, इन्हीं में से एक होता है होलवेल। और होलवेल की जो बुक है उसका नाम है अलाइव द वंडर। अलाइव द वंडर होलवेल की बुक का नाम है, जिसके अंदर की वो इस काल कोठरी की त्रासदी का वर्णन करता है। यह हमें पता चलता है। तो ये हमने देख लिया है। अब क्या होता है कि ये सब होने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको जब इस बात का पता चलता है और जब ब्रिटिश सरकार को इसका बात का पता चलता है तो उन्हें एक्शन लेना लाजमी था। और उस समय, जिस समय ये घटना हुई, उस समय जो ब्रिटिश सेना होती है वो कर्नाटक युद्ध में व्यस्त होती है। पर जब इस घटना का पता चलता है तो वो एक्शन लेते हैं और एक अभियान चलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में उस समय नियुक्त था, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान चलाया जाता है और कलकत्ता को दोबारा से हासिल किया जाता है। अब वो देखते हैं कैसे होता है।
अब उसके बाद 1756 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैन्य अभियान चलाया जाता है। अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये एक बहुत ज़्यादा कूटनीतिज्ञ था। तो ये एक क्या काम करता है, जो मानिकचंद होता है, मानिकचंद जिसको कि किला प्रभारी बनाया होता है सिराजुद्दौला ने, उस मानिकचंद को कुछ घूस देता है और कलकत्ता को और फोर्ट विलियम को पुनः अपने अधिकार में ले लेता है। तो ये क्या करता है, किला प्रभारी मानिकचंद को घूस देकर कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? जो कंपनी के अधिकारी होते हैं, ब्रिटिश कंपनी दोबारा से अधिकार कर लेती है कलकत्ता पर। अब क्या होगा, अब कलकत्ता, अब ब्रिटिश जो कंपनी है उसने भी अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी है। तो उसके दबाव में आके जो सिराजुद्दौला है उसको एक संधि करनी पड़ जाती है, अलीनगर की संधि कहते हैं जिसको। वो होती है 9 फरवरी 1757 को। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। अब इस अलीनगर की संधि में क्या क्या होता है, अलीनगर जो कि कलकत्ता का ही नया नाम रखा था सिराजुद्दौला ने। तो अलीनगर की संधि में सबसे पहले तो जो मुगल बादशाह ने जो भी व्यापारिक छूट दी हुई होती है कंपनी को, उनको स्वीकार करना होता है सिराजुद्दौला को। उसके अलावा जो सिक्के ढाले होते हैं, सिक्के ढालने की अनुमति दी जाती है कंपनी को। और कंपनी की जो भी फैक्ट्रियाँ सिराजुद्दौला ने अपने कब्जे में ले ली थी, वो कंपनियाँ वापस कर दी जाएंगी। और 3 लाख का जो युद्ध के रूप में, युद्ध के लिए 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि 3 लाख रुपए सिराजुद्दौला कंपनी को देगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो फोर्ट विलियम है उसको किलेबंदी करने की भी अनुमति देनी होती है। तो ये सब होते हैं अलीनगर की संधि में। इनको भी नोट कर लेते हैं। मुगल बादशाह द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार करना पहली एक कंडीशन होती है। दूसरी होती है कंपनी के कारखानों को वापस लौटाना व 3 लाख जुर्माना देना। किलेबंदी की अनुमति देना। कंपनी को सिक्के डालने की अनुमति देना। ये सब शामिल होता है इस अलीनगर की संधि में। तो ये सब होने के बाद क्या होता है कि इसमें एक और कंडीशन होती है कि अब जो कंपनी है और जो बंगाल के नवाब हैं, ये आपस में शांति से रहेंगे। कोई भी एक दूसरे की जो अपने अपने इनके क्षेत्र हैं उन पर ये आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये भी संधि में होता है। पर होता क्या है
कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो चंद्रनगर पर आक्रमण कर देती है, और चंद्रनगर पर आक्रमण करने के बाद अलीनगर की संधि जो होती है वो समाप्त हो जाती है। और उसके बाद सिराजुद्दौला को पता होता है कि जो कंपनी है उसके और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होना तय है। ये बात कंपनी को भी पता होती है, क्योंकि जो सिराजुद्दौला को ये संधि करनी पड़ती है ये भी दबाव में आगे करनी पड़ती है। तो इन दोनों को युद्ध का पता होता है कि युद्ध होना तय है, पर जो सिराजुद्दौला है वो इस युद्ध को सीरियसली नहीं लेता, वो इसके लिए ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता है। पर जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, इस युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपेयर होती है, वो प्लानिंग करती है, उसको पता होता है कि युद्ध होगा, और वो इसी प्लानिंग को करती है कि किस तरह से युद्ध जीता जाए, और जो सिराजुद्दौला है उसको गद्दी से हटाया जाए और उसकी जगह किसी ऐसे नवाब को बिठाया जाए जो कि कंपनी के दबाव में आके काम करे, कंपनी के लिए काम करे। मतलब कि वो चाहती थी कि एक कठपुतली नवाब बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो एक गुप्त समझौता करते हैं। गुप्त समझौता किसके साथ करते हैं? जो कि बंगाल में बड़े व्यापारी होते हैं, कुलीन वर्ग होता है, उनके साथ करते हैं। जो इसकी सेना के सेनापति है, जो इसकी सेना के लोग हैं, उनके साथ करते हैं। जो व्यापारी हैं, जो बैंकर हैं, जैसे जगत सेठ है, उनके साथ, इन सबको मिला के एक गुप्त समझौता करते हैं कि जब युद्ध होगा तो उसमें किस तरह से कंपनी को जीता जाएगा और किस तरह से ये लोग जो सिराजुद्दौला है उसको धोखा देंगे। तो ये सब उसमें तय होता है। तो वो नोट कर लेता हूँ मैं। 1757 में एक गुप्त समझौता होता है। अभी गुप्त समझौता होता किसके बीच है? ये सिराजुद्दौला के जो विरोधी होते हैं, विरोधी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये समझौता होता है। अब विरोधियों में कौन कौन लोग हैं? विरोधियों में आ जाएंगे आपको पहले तो मीर जाफर, उसके बाद राय दुर्लभ, फिर जगत सेठ, फिर यार लतीफ़ खां, और बाद में अमी चंद। तो ये लोग होते हैं कुछ लोग जो कि सिराजुद्दौला के विरोधी होते हैं और जिसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ मिला लेती है। इनके साथ एक गुप्त समझौता होता है और उस गुप्त समझौते का किस तरह से इनको आगे फिर लाभ मिलने वाला है युद्ध में, जो कि आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में। एक युद्ध होता है 23 जून 1757 को, और इस युद्ध को नाम दिया जाता है प्लासी का युद्ध। तो इस प्लासी के युद्ध के बारे में हम देखेंगे कि प्लासी के युद्ध में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और जो सिराजुद्दौला होता है उसकी हार होती है। उसके बाद कंपनी का किस तरह से बंगाल में दबदबा बनता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।